सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। तैंतीस कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भूषणता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो शब्दों का सूरज था। चमकता था तो दुनिया की आंखें चौंधिया जाती थीं, और जब गरजता था तो देश के दुश्मन थर्राते थे। अपनी कलम की ताकत से वो हुकूमत को हिला देता था। ये सूरज निकला बिहार की धरती से और देखते ही देखते हिंदुस्तान के आकाश पर छा गया। कौन था वो? नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम मिलेंगे उस महान और विराट शख्सियत से जो अपनी क्रांतिकारी और जोश भरी कविता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये महानायक है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार की कोख से निकला एक और अनमोल रतन। गुलामी के दौर की दास्तानों ने उसके विचारों की फसल को इतना पौष्टिक बनाया कि आने वाली कई नस्लें अपनी मानसिक सेहत मजबूत बनाती रहेंगी। चलते हैं दिनकर के गांव सिमरिया। यह है बेगूसराय जिले का एक कस्बा सिमरिया। आज का सिमरिया शहरी शिकंजे में जकड़ा नजर आता है सारे देश की तरह, लेकिन पहले का सिमरिया ऐसा नहीं था। गंगा की गोद में बसा था सिमरिया। चारों ओर बिखरी हरियाली, बाग बगीचे, खेत खलिहान और हर आंख से टपकता अपनापन। सूर्योदय के साथ लोग गंगा स्नान करते, दिन भर पसीना बहाते और शाम को गंगा मैया में फिर डुबकी लगाते। शाम होते ही जम जाती महफिल रामचरितमानस की। गांव के एक सीधे सादे किसान बाबू रवि सिंह के दरवाजे। ढोलक और मंजीरे की थाप पर लालटेन की रोशनी में रोज 5 से 11 दोहे गाए जाते और फिर एक पढ़ा लिखा गांव वाला उसका अर्थ समझाता और महफिल बर्खास्त हो जाती। बाबू रवि सिंह और उनकी जीवन संगिनी मनरूप देवी के दिन अच्छे कट रहे थे। एक प्यारा सा बेटा था। चाह थी कि अब एक बेटी मिल जाए, लेकिन मनरूप देवी दूसरी बार मां बनी तो एक और बेटी की किलकारी से घर गूंजने लगा। सबने इसे भगवान राम का आशीर्वाद माना। नाम रखा गया रामधारी सिंह। घर में बहार छाई हुई थी। 2 साल ही बीते थे कि परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। बाबू रवि सिंह ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मां पर गृहस्थी का बोझ आ पड़ा, जबकि वो तीसरे बेटे को जन्म देने की तैयारी कर रही थी। घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में रिश्तेदार, पति के दोस्तों और गांव वालों ने भरपूर मदद की। इसके बावजूद
कभी कभी घर में चूल्हा तक न जल पाता। रामधारी के बालपन पर इसका गहरा असर पड़ा। गरीबी और संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन विचारों की फसल लहलहाती रही। घर की खेती में दम न था। कभी उपज से घर चल जाता तो कभी पेट भरना मुश्किल हो जाता। मां किसी तरह तीनों भाइयों वसंत सिंह, रामधारी और सत्यनारायण को लेकर गुजारा कर रही थीं। तीनों भाई सुबह सुबह गंगा किनारे जाते, कुश्ती कसरत करते और नहा धोकर लौटते। आते ही स्कूल जाते। तीनों भाई एक कटोरे में, बड़े जैसे कटोरे में दूध रख के, और दूध रोटी या मकई की रोटी हो या गेहूं की रोटी हो, साथ ही साथ खाया करते थे सब लोग। और उसी में कोई संबंधी आ गए, जैसे उनके एक मौसेरे भाई पढ़ते थे तो वो आ जाते थे कभी, तो वो भी उसी में बैठ जाते थे। रामधारी ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई गांव में पास कर ली। अब आगे की पढ़ाई कैसे हो? सभी पढ़ेंगे तो घर का बोझ कौन उठाएगा? बड़े भाई वसंत और छोटे भाई सत्यनारायण ने तय किया कि वो नुनुआ यानी रामधारी को पढ़ने देंगे और अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। हमारे चाचा जी ने पढ़ना छोड़ दिया, गांव घर में ही काम करने लगे। तो लोगों ने कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि अब हमें नहीं पढ़े, नुनुआ पढ़ते। उनको, हमारे पिताजी को नुनुआ कहते थे। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन देश भर में जोर पकड़ रहा था। अंग्रेजों की ओर से चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों से लोगों ने अपने बच्चों के नाम कटाने शुरू कर दिए। आजादी के लिए आंदोलन चला रहे देशभक्तों ने हर गांव, कस्बे और शहर में अपने समानांतर राष्ट्रीय स्कूल खोल दिए। लोग उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए उमड़ पड़े। रामधारी के बाल मन पर इसका जबरदस्त असर पड़ा। घर के लोगों ने रामधारी की राय जानी और उसका एडमिशन सिमरिया से 4 किलोमीटर दूर 12 गांव के इस राष्ट्रीय स्कूल में कराया गया। रामधारी रोज पैदल यहां आते और देर शाम वापस लौटते। गोरी हुकूमत के खिलाफ पकते विचारों की फसल के साथ 3 बरस रामधारी ने यहां पढ़ाई की। 1921 से 23 तक। इसी बीच मां ने उनकी शादी सामवती से कर दी। नुनुआ यानी रामधारी उस समय सिर्फ 13 साल के थे। रामधारी का मन पढ़ाई में खूब लगता था। आगे की पढ़ाई मोकामा घाट हाई स्कूल में होनी थी, जो सिमरिया से 15 किलोमीटर दूर था। 15 साल की उम्र और 15 किलोमीटर का सफर। बीच में बहती गंगा नदी। रामधारी सुबह 5 बजे घर से निकलते, नदी पार करके 10 बजे स्कूल पहुंचते, दिन भर पढ़ते और शाम 5 बजे स्कूल छूटते ही तेजी से भागते, नदी पार करते और रात 9 बजे तक घर पहुंचते। रात का भोजन करके लालटेन की रोशनी में रामचरितमानस का पाठ घर भर को सुनाते, फिर होमवर्क करते, तब कहीं जाकर बिस्तर नसीब होता। ये 1928 का साल था। डेबरी का दिया, उसमें बैठते थे। एक अभावग्रस्त परिवार के भले ही रहे हों, लेकिन शानो शौकत में उनके परिवार की कोई तुलना नहीं थी।
हाई स्कूल के बाद पढ़ाई पटना में होनी थी, लेकिन खर्च कैसे चलता। एक बार फिर दोनों भाई नुनुआ के लिए आगे आए। कुछ भी हो जाए, हम भाई को पढ़ाएंगे। भाइयों के भरोसे उन्होंने पटना कॉलेज से 4 साल में बीए किया। आज के जमाने में आप अपने सगे भाइयों से क्या ये उम्मीद कर सकते हैं? इस दौरान बहुत कुछ घट गया था रामधारी की जिंदगी में और देश की जिंदगी में। नौजवान रामधारी सिंह के भीतर गोरी हुकूमत के खिलाफ शोला भड़क रहा था। एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का मूड, तो दूसरी ओर घर की जर्जर हालत। भाई और मां चाहते थे कि ग्रेजुएट होने के बाद रामधारी दोनों वक्त की रोटी मुहैया कराने में मदद करे। रामधारी ने महीनों तक गैर सरकारी नौकरियां खोजी, लेकिन कामयाबी न मिली। थकने लगे। इसी बीच बरबीघा के हाई स्कूल में हेडमास्टर की नौकरी मिल गई, 55 रुपए महीने के वेतन पर। ये स्कूल इलाके के जमींदार चलाते थे। कुछ समय बाद सामंती व्यवहार के विरोध में यहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर हुआ बेरोजगारी का सिलसिला। घर से सरकारी नौकरी के लिए दबाव बढ़ रहा था। इस द्वंद्व से गुजरते हुए रामधारी ने अपने भावों को कागजों पर उतारना शुरू कर दिया। ये कहानी देखेंगे आगे। फिलहाल नौजवान निनुआ का सफर आगे बढ़ाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर रामधारी को लगा कि अगर भूखों मर गए तो देश के लिए संघर्ष कौन करेगा। और 1934 में उन्होंने बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर काम शुरू कर दिया। 1942 में रामधारी सिंह का तबादला युद्ध प्रचार विभाग में कर दिया गया। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रामधारी का मन अब सरकारी नौकरी से भर गया। 3 साल तक अपने आप से लड़ाई चलती रही। 1945 की एक सुबह रामधारी ने फैसला किया। जब घर लौटे तो नौकरी से इस्तीफा दे चुके थे। नई पारी की बात करेंगे आगे। अभी मिलते हैं उनके परिवार से। रामधारी सिंह की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। 2 बेटे और 2 बेटियों में से बड़े बेटे का भी देहावसान हो चुका है। बाकी भाइयों और बेटों के परिवार अभी भी रामधारी सिंह की यादों के साथ जी रहे हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं उनका पुत्र। मेरी तो पहचान ही उन्हीं से है। लगता है कि जैसे एक कहीं ना कहीं वो मेरे भीतर हैं, अंतरात्मा में कहीं बसते हैं। उनकी कविताएं तो बचपन से ही पढ़ते आई थी और उनकी कविताएं पसंद भी थी। पहली मुलाकात उनसे मेरी शादी के पहले 1963 में हुई। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि जवान होते रामधारी सिंह के भीतर कविता की गंगा बहने लगी थी। पटना कॉलेज में उन्हें राहुल सांस्कृतायन, राम वृक्ष बैनीपुरी और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जैसे धुरंधरों से मिलने का कई बार मौका मिला। हिंदुस्तान की पौराणिक गाथाओं के जरिए गुलाम भारत की तस्वीर प्रतीक बनकर रामधारी सिंह की कलम से निकलने लगी। सबसे पहले बेगूसराय से छपने वाली मासिक पत्रिका प्रकाश में उनकी कविताओं को जगह मिली। एक दिन संपादक ने कहा, आप प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं। रामधारी ने सोचा, प्रकाश का स्रोत तो सूरज होता है और मैं हूं भी रवि सिंह का बेटा, तो अपने नाम में उस दिन से जोड़ लिया दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर।
दिनकर का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनकी कविताओं और कवि सम्मेलनों के जरिए 20 बरस के दिनकर ने 10 गीत लिखे। ये गीत विजय संदेश नाम से छपी एक किताब में लोगों ने देखे। ये सारे गीत गुजरात के बारडोली सत्याग्रह की कामयाबी के बाद लिखे गए थे। किताब 1928 में छपी थी। 1929 में विंध्य प्रदेश के रीवा से छपने वाली पत्रिका छात्र सहोदर में भी ये गीत दोबारा छपे। इसके बाद दिनकर को लोग शानदार कवि के रूप में जानने लगे। 3-4 साल बाद 1933 की एक रात तो कमाल हो गया। दिनकर भागलपुर पहुंचे। अगले दिन कवि सम्मेलन में जब उन्होंने हिमालय कविता सुनाई तो लोग भड़क उठे। रात भर में उन्हें कई बार लोगों की फरमाइश पर हिमालय सुनानी पड़ी। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। 1930 के दशक में जब आज़ादी का आंदोलन अपने चरम शिखर पर था, उन दिनों एक समारोह में दिनकर ने हिमालय के प्रति जो उनकी कविता है वो पढ़ी कि रे रोक युधिष्ठिर को ने यहाँ, जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। सच बताऊं, इस कविता ने पूरे देश में एक शंखनाद का काम किया। उम्र के इस पड़ाव पर दिनकर अपने आप से लड़ रहे थे। आखिर देश के लिए क्या जरूरी है? गांधी का अहिंसक आंदोलन या फिर सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता? अक्सर मन क्रांतिकारियों के साथ खड़ा हो जाता। उनकी अनेक रचनाओं में ये द्वंद्व देखने को मिलता है। 1935 दिनकर का पहला कविता संग्रह रेणुका लोगों के सामने आया। इस संग्रह से गुलाम हिंदुस्तान में जैसे क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। सरकार के कान खड़े हुए। एक अदना सा कर्मचारी समूची हुकूमत को आंखें दिखा रहा था। मामला अदालत में जा पहुंचा। दिनकर ने मजिस्ट्रेट से सीधे सीधे सवाल किया, रेणुका की कविताएं देश की आराधना है। यदि देशभक्ति अपराध है तो मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूं। गोरे मजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया, देशभक्ति अपराध नहीं है, लेकिन संभल कर लिखिए, सरकार को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जरा सुनिए रेणुका के कुछ हिस्से। सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो, एक पथ बलि के लिए तैयार हो, फूंक दे सोचे बिना संसार को, तोड़ दे मझधार जा पतवार को। जनता जगी हुई है कि भरत भूमि में किसी पुण्य पाप करने की आपको प्रवेश लग रहा है। एक दीप की लौथा सतारा देश, खोल रही नदियां मेघों में चंपा लहक रही है। फटक पड़ने को विकल शैल की छाती दहक रही है। गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष का हुंकार, गर्जन गूंज तरंग रोष निर्घोष का हुंकार। जाने होगा संविधान क्या तथा कर पारावार। दिनकर छायावाद के बाद के कवि हैं, बल्कि छायावाद के गर्भ के भीतर से निकले हुए कवि। और दिनकर और बच्चन ये दोनों लगभग साथ आए थे हिंदी में। इन दोनों लोगों ने हिंदी कविता के भाषा को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दिनकर का द्वंद्व चरम पर था। नौकरी नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा।
और दिनकर के भाइयों ने उन्हें पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अपने परिवार के अलावा दोनों भाइयों के परिवार का बोझ और 2 बेटियों, 6 भतीजियों और 2 पोतियों की शादी का भार दिनकर पर आ पड़ा था। इस मानसिकता से गुजरते दिनकर ने सरकारी प्रताड़ना बर्दाश्त करते हुए भी अपना लेखन जारी रखा। परिणाम ये कि 4 साल में उनके 22 तबादले हुए, यानी करीब करीब हर 2 महीने में एक ट्रांसफर। इस दौर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिनकर को बड़ा सहारा दिया। दिन गुजरते रहे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में और तब तक दिनकर के अनेक कविता संकलन आ चुके थे। इनमें खास थे हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत और कलिंग विजय। गोरी सरकार ने भी जैसे दिनकर के विचारों की हत्या करने का फैसला कर लिया था। 1942 में उनका एक और तबादला युद्ध प्रचार विभाग में कर दिया गया। 3 साल तक वो इस विभाग में रहे, रोज जीते और रोज मरते। इसी उहापोह में उनकी कलम से निकला, वो प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठे क्यों भाई अब मंजिल दूर नहीं है। बाकी होश तभी तक जब तक जलता दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। मन भर चुका था, कहता था बहुत हो गया, अब छोड़ दो नौकरी। लेकिन अगले ही पल आंखों के सामने घर की तस्वीर नाचने लगती। परेशान दिनकर ने 7 सितंबर 1945 को दिग्गज पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, 2 साल से बहुत निंदित जीवन जी रहा हूं, किसी पत्रिका में नौकरी भी खोज रहा हूं। यहां करीब 500 रुपए मिलते हैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं। कम भी मिलेंगे तो नौकरी छोड़ दूंगा, कम से कम चैन से तो रहूंगा। अपने आप से लड़ाई जारी थी। आमतौर पर इंसान सारे संसार से लड़ाई जीत लेता है, मगर अपने आप से या अपनों से अक्सर हार जाता है। दिनकर को कभी कभी लगा करता वो लड़ाई हारने लगे हैं। इन्हीं दिनों मुजफ्फरपुर में एक आयोजन में देशभक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी आए। उन्होंने भाषण में कहा, हमारे राष्ट्रीय कवि जब चांदी के टुकड़ों पर बिकते हैं तो साहित्य में हम राष्ट्रीयता की बात कैसे कर सकते हैं। ये सीधे सीधे दिनकर के लिए कहा गया था। रात भर वो सो ना पाए। उन्हें लगा सरकारी नौकरी अब फांसी का फंदा है, और उन्होंने आखिरकार नौकरी का जुआ उतार फेंका। ये 1945 का साल था। रामधारी सिंह दिनकर अब पत्रकार थे। वो योगी पत्रिका से जुड़ गए थे। ये वही दौर था जब महात्मा गांधी का असर हिंदुस्तान पर ही नहीं पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा था। दिनकर ने भी गांधी के चरणों में अपनी कविता की अंजलि अर्पित की। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। दिनकर जी का प्रादुर्भाव उस तरीके से मैं मानता हूँ साहित्य के जगत में जिस तरीके से गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रादुर्भाव हुआ। तो अर्थात एक तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किसी नेता की जरूरत थी, तो सामाजिक रूप से जो हम बिल्कुल एक तरीके से मृत हो चुके थे, हमारे में नव चेतना का काफ़ी अभाव था, हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। तो दिनकर जी की जो कलम थी वह निश्चित रूप से शब्दों को एक अंजाम पहुंचाया। 1946 में
दिनकर का एक और शानदार संग्रह देश के सामने आया। इसमें उनकी वो कविताएं थीं जो गोरी सरकार की नौकरी करते हुए 1941 से 45 के बीच लिखी गई थीं। ये संग्रह था कुरुक्षेत्र, और देश ने देखा दिनकर का एक और प्रतापी रूप। साहित्य संसार में इसे आज की गीता माना गया। धर्म स्नेह दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को देह दूसरे को दे दिया हृदय था। धर्म पराजित हुआ स्नेह का, डंका बजा विजय का, मिली देह भी उसे, दान था जिसको मिला हृदय का। सीधा सपाट संदेश नहीं है कुरुक्षेत्र का। युद्ध कोई नहीं चाहता, शांति के पक्ष में है, लेकिन यदि युद्ध अनिवार्य हो तो उसे टाला नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनसे आप पलायन नहीं कर सकते हैं, युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। यही मूल संदेश है। Long years ago, we made a tryst with destiny. हिंदुस्तान के दरवाजे पर आजादी दस्तक दे रही थी। दिनकर खुश थे, देश के करोड़ों भारतीयों की तरह, लेकिन उनका दिल रो रहा था। जाते जाते गोरी सरकार ने मुल्क को 2 हिस्सों में चीरने का फैसला कर लिया था। बंटवारे को उनका दिल मंजूर नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी तकलीफ कुछ इस तरह बयान की। हाथ के जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पांव में जिसके अभी जंजीर है, बांटने को हाय तौली जा रही, बेहया उस कौम की तकदीर है। हिंदुस्तान की तकदीर बट रही थी, साझा संस्कृति बट रही थी। इन्हीं दिनों नोआखाली में दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। दुखी दिनकर ने तकदीर का बंटवारा में लिखा, नारी नर जलते साथ साथ, जलते हैं मांस रुधिर अपने, जलती है वर्षों की उमंग, जलते हैं सदियों के सपने। ओ बदनसीब इस ज्वाला में आदर्श तुम्हारा जलता है, समझाएं कैसे तुम्हें कि भारतवर्ष तुम्हारा जलता है। जलते हैं हिंदू मुसलमान, भारत की आंखें जलती हैं, आने वाली आजादी की लो दोनों पांखें जलती हैं।